माननीय मुख्यमंत्री जी। और खबरों में आगे बढ़ते हैं। आगरा का एक परिवार अफ्रीकी देश कैमरून में फंसा हुआ है। वहां से इस दंपति का एक वीडियो भी सामने आया जिसमें वो सरकार से वतन वापसी की गुहार लगा रहा है। पूरा मामला आपको इस रिपोर्ट के जरिए दिखाते हैं। विदेश में फंसा परिवार, वतन वापसी की गुहार। हम यहाँ द्वाला कैमरून से बोल रहे हैं। हम इंडिया में आगरा दयालबाग के रहने वाले हैं। हम यहाँ पर बुरी तरह फंसे हुए हैं। ये गुजारिश है आगरा के रहने वाले इस परिवार की जो इस वक्त अफ्रीकी देश कैमरून में है। दंपति के साथ बेटी भी है। कैमरून से इस परिवार ने एक वीडियो शेयर किया है जिससे जाहिर हो रहा है कि वो मुसीबत में हैं। कीरत जैन एक ट्रैवल एजेंसी में काम करते हैं। उनके मुताबिक कंपनी ने उन्हें 2 साल के लिए अफ्रीका के कैमरून में पोस्ट किया था। 2 साल पूरा होने के बाद जब कीरत जैन अपनी पत्नी और बेटी के साथ वापस अपने घर आना चाह रहे थे तो कंपनी ने उनके पासपोर्ट रख लिए। जो ब्रांच पुणे और दुबई में इनका हेड ऑफिस है। हम यहाँ द्वाला में फंसे हुए हैं। हमारा यहाँ 2 साल का कॉन्ट्रैक्ट था जो ऑलरेडी एक्सपायर हो चुका है। उसके बावजूद भी हमको इंडिया नहीं जाने दिया जा रहा है। कीरत का आरोप है कि अफ्रीका में उनकी कंपनी ने उन पर झूठे आरोप लगाकर पासपोर्ट जब्त कर लिया है। मेरे साथ 1 साल पहले एक रॉबरी की घटना हुई थी। ये अफ्रीका है, यहाँ पर 10,000 सीफा के लिए किसी को भी मार भी सकते हैं। मेरे साथ 19 मिलियन की रॉबरी हुई थी 1 साल पहले 2024 सितंबर में, जिसका केस अभी तक चल रहा था। मेरा कॉन्ट्रैक्ट खत्म होने के बावजूद भी इंश्योरेंस कंपनी से इनको क्लेम नहीं मिला और जब मैंने बोला कि मेरा कॉन्ट्रैक्ट फिनिश हो गया, अब मुझे इंडिया जाने दिया जाए, तो ये लोग उल्टा मेरे ऊपर ही ब्लेम लगा रहे हैं। झूठी मूठी रिकॉर्डिंग का, उसको तोड़ मरोड़ कर रिकॉर्डिंग को पेश करके ये मुझे गुनहगार साबित करने की कोशिश कर रहे हैं। आगरा में उनका परिवार भी बेहद परेशान है। परिजन भी सरकार से अपील कर रहे हैं। गुनहगार साबित करने की कोशिश कर रहे हैं। उसके बावजूद भी अगर उनसे वो सब भी नहीं हो पाया तो इन लोगों ने मेरे ऊपर और भी पैसे खाने का आरोप लगाया कि मैंने कोई गबन किया है। मैं धीरज जैन, मैंने कोई गबन नहीं किया। मेरे पास अभी इतना भी पैसा नहीं है कि हम लोग यहाँ पर अच्छे से सरवाइव कर सकें। और इन कंपनी वालों ने पैसे देने से भी मना कर दिया है कि हमारा किसी तरीके का कोई खर्चा नहीं उठाएंगे। कीरत अपनी जान को भी खतरा बता रहे हैं। उनका वीडियो वायरल हो रहा है। अब देखना होगा कि उनकी वतन वापसी कैसे होती है। न्यूज़ 18 के लिए कामिर कुरैशी की रिपोर्ट। छात्रों में सुसाइड करने की टेंडेंसी आखिर क्यों बढ़ रही है? क्यों स्कूल में परेशान होकर छात्र जान दे रहे हैं? मुजफ्फरनगर, दिल्ली और राजस्थान के करौली से बेहद दर्दनाक घटनाएं सामने आई जो हर माता पिता को जाननी जरूरी है। जहां स्कूल्स के मैनेजमेंट और टीचर्स पर संगीन आरोप लगे, संवेदनहीन व्यवहार छात्रों को कैसे तोड़ रहा है, इस रिपोर्ट से समझिए। फीस न भर पाने पर दी जान, प्रताड़ना से परेशान होने पर सुसाइड, मारपीट और अपमानित होकर की गई आत्महत्या। मुजफ्फरनगर, प्रयागराज, दिल्ली, पुणे, करौली ये मात्र शहर हैं, लेकिन इन शहरों के स्कूलों का काला सच सामने आया है। ये खबर देश के हर माता पिता के लिए है क्योंकि इसके पीछे छिपा है दर्दनाक सच जिसे किसी भी हाल में नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। क्योंकि इन शहरों के स्कूलों में छात्रों ने अलग अलग कारणों से मौत को गले लगा लिया। ये सच हमारी शिक्षा प्रणाली, स्कूलों और बच्चों की जिंदगी से जुड़ा है। बच्चों में जान देने की प्रवृत्ति आखिर क्यों पनप रही है? क्यों उन्हें जिंदगी से बेहतर मौत को चुनना ठीक लग रहा है? आखिर इसके पीछे गलती किसकी है? क्या ये हमारे एजुकेशन सिस्टम की कमियों को उजागर नहीं कर रहा? सबसे पहले बात करते हैं मुजफ्फरनगर की। यहाँ के बुढ़ाना के एक स्कूल में फीस न भर पाने की वजह से छात्र को परीक्षा देने से रोक दिया गया, जिससे आहत होकर एक छात्र ने सुसाइड कर लिया। परिजन इलाज के लिए उसे दिल्ली लेकर गए, लेकिन अस्पताल में उसने दम तोड़ दिया। परिवार ने कॉलेज प्रशासन और पुलिस पर प्रताड़ना का आरोप लगाया। मामले में लापरवाही बरतने के आरोप में कुछ पुलिसकर्मियों को लाइन हाजिर करके जांच शुरू की गई।
कुल मिला के जब परिस्थितियाँ प्रतिकूल होती हैं तो दिमाग उसको एडजस्ट करने की कोशिश करता है, और जब वो एडजस्ट नहीं कर पाता तो वो डिप्रेशन और एंजाइटी के सिम्टम्स देता है, जिसका एक लक्षण सुसाइड या आत्महत्या के विचार होते हैं। और जब वो बहुत ही ज़्यादा आउट ऑफ हैंड चला जाता है तो इंसान वो कदम उठा लेता है, चाहे वो इंसान बच्चा हो, चाहे वो बुजुर्ग हो, चाहे वो जवान हो। राजधानी दिल्ली से भी बेहद दर्दनाक खबर सामने आई। यहाँ पर मेट्रो स्टेशन से कूदकर एक छात्र ने सुसाइड कर लिया। मृतक छात्र के पिता ने स्कूल प्रिंसिपल समेत 4 टीचरों पर प्रताड़ना का आरोप लगाया। 16 साल के छात्र के बैग में सुसाइड नोट मिला, जिसमें उसने स्कूल टीचर पर परेशान करने का आरोप लगाया। उसने सख्त कार्रवाई करने की बात भी लिखी। वहाँ पे जो मैडम थी उन्होंने उसको डांटा कि तू जानबूझ के गिरा है। इसने बोला नहीं मैम मैं गिरा नहीं, मैं मेरा पैर फिसला है। ये रोने लगा तो बोलते ये रोने का नाटक ड्रामा मत कर, ये और ड्रामा मत कर, और इससे मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला। और ये सब स्कूल के सामने हुआ, क्लास टीचर के सामने। वो भी बड़ा इंसल्ट बर्दाश्त नहीं कर पाया। राजस्थान के करौली में 9वीं में पढ़ने वाले छात्र ने अपनी जान दे दी। छात्र का एक सुसाइड नोट भी सामने आया, जिसमें टीचर और संचालक पर मारपीट और प्रताड़ना का आरोप लगाया गया। छात्र पूरा गांव का रहने वाला था। इस घटना के बाद से ही ग्रामीणों में स्कूल प्रशासन के खिलाफ जबरदस्त आक्रोश है। परिजनों का कहना है कि उनका बच्चा मानसिक रूप से आहत हो गया था। शिकायत के बाद पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। ये सभी घटनाएं माता पिता, टीचर और हमारे सिस्टम के लिए बड़ा सबक है। आखिर बच्चे इतने परेशान क्यों हैं? क्या छात्रों पर बेहतर प्रदर्शन का दबाव इतना हो गया है कि छात्र अपनी जिंदगी को ही खत्म कर ले रहे हैं? ये वाकई में चिंताजनक है। छात्रों के खिलाफ संवेदनहीन व्यवहार कहीं न कहीं उन्हें तोड़ रहा है। बच्चों को ऐसा लगता है, या बच्चों के साथ हो भी सकता है ऐसा, कि सपोर्ट सिस्टम में कहीं कमी है, कि स्कूल में भी डर है, घर में भी डर है, और किसी के साथ फीलिंग्स को शेयर भी नहीं कर सकते हैं। सो समटाइम्स ये इंस्टेंटली भी हो सकता है कि बहुत ह्यूमिलिएट कर दिया क्लास के अंदर, या फ्रेंड्स ने बहुत बुली कर दिया, या स्कूल में किसी ने इंसल्ट कर दिया, घर पे किसी ने इंसल्ट कर दिया, तो इंस्टेंटली ये रिएक्शंस भी आ सकते हैं। बट ये ज्यादातर टीनेजर्स में हम देखेंगे। स्कूलों में मानसिक स्वास्थ्य पर ध्यान देने की जरूरत है। पहले और आज के शिक्षक छात्रों में काफी अंतर है। बच्चे ज्यादा संवेदनशील हैं। ऐसे में उनकी मानसिक सुरक्षा की भी कहीं न कहीं अनदेखी की जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। अयोध्या में 25 नवंबर को बहुत बड़ा आयोजन होने जा रहा है। प्रभु श्री राम के धाम में ध्वजारोहण की जोर शोर से तैयारियां चल रही हैं। 24 नवंबर तक अनुष्ठान चलते रहेंगे। ये खास रिपोर्ट देखिए। सज रही सारी बना है राम का मंदिर। रामनगरी में उत्साह है, उमंग है। भक्त राम नाम में मंत्र मुग्ध है। महज कुछ ही दिनों के बाद राम मंदिर के शिखर पर धर्म ध्वजा लहराई जाने वाली है। वक्त निकट आ चुका है। प्रभु श्री राम के धाम में धर्म ध्वजा लहराने से पहले अंतिम तैयारियां जोरों पर हैं। ध्वजारोहण के लिए अनुष्ठान शुरू हो चुका है। सरयू के घाटों पर संगीत गूंज रहे हैं। बड़ी शुभ ये घड़ी आई, बाजे घर घर सहनाई। पापियों का वध करके आए अयोध्या रघुराई। पापियों का वध करके आए अयोध्या रघुराई। 25 नवंबर को ऐतिहासिक दिन होगा जब धर्म की विजय पताका फहराई जाएगी। अभिजीत मुहूर्त में दोपहर 12 बजे से 12:30 बजे के बीच मंदिर के मुख्य शिखर पर भव्य धर्म ध्वज फहराया जाएगा। मंदिर के मुख्य शिखर पर 161 फुट की ऊंचाई पर स्थापित ध्वज स्तंभ पर पीएम मोदी ध्वज का अनावरण करेंगे। इस ऐतिहासिक पल के लिए जो मुहूर्त चुना गया है वो पूरी तरह वैदिक गणना, ज्योतिषी विश्लेषण और शास्त्रीय मान्यताओं के आधार पर तय किया गया है।
प्रभुता का, सत्ता का, अस्मिता का प्रतीक चिन्ह है। और इस कारण भारतीय परंपरा में, हमारे धर्म परंपरा में जितने देवता हैं वे प्रायः अपने ध्वज से ही जाने जाते हैं। ध्वज वस्तुतः जो ध्वज जिसका होता है उस शक्ति का, उस सत्ता का परिचायक होता है, उसके चरित्र का, उसकी प्रतिज्ञाओं का परिचायक होता है। भगवान शिव धर्म स्वरूप हैं तो वे वृषो धर्म कहा गया है तो वृषध्वज कहलाते हैं। भगवान विष्णु ज्ञान स्वरूप जगत के कल्याण करता हैं तो उनका ध्वज गरुड़ ध्वज कहलाता है। प्रभु श्री राम की नगरी अयोध्या में धर्म ध्वज लगाने का अनुष्ठान 24 नवंबर की शाम तक चलेगा। दक्षिण भारत, अयोध्या और काशी के 108 पंडितों ने अनुष्ठान शुरू किया। यह ध्वजारोहण वास्तव में धर्म को स्थापित करेगा। धर्म यानी भगवान श्री राम की मर्यादा पुरुषोत्तम जीवन लीला का धर्म, जिसमें सभी लोग सुखी हो, सभी लोग का कल्याण हो, पूरे विश्व का कल्याण हो, अर्थात सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मां कश्चित् दुख भाग भवेत्। यानी सभी के कल्याण की बात हो रही है। और क्यों ना हो, क्योंकि भगवान श्री राम पूरे विश्व के कल्याण के द्योतक हैं। 25 नवंबर को विवाह पंचमी पड़ रही है। मान्यता है कि इसी दिन प्रभु श्री राम और सीता जी का विवाह हुआ था। यहाँ देखिए, राजा दशरथ का पुत्रों व वधुओं के साथ अयोध्या में प्रवेश, यह चित्र है। और गोस्वामी तुलसीदास जी ने कितना अद्भुत लिखा है। जब ते राम ब्याही घर आए, नित नव मंगल मोद बधाए, भुवन चारि दस भूधर भारी, सुकृत मेघ बरसही सुख बारी। जब से श्री रामचंद्र जी विवाह करके घर आए तब से अयोध्या में नित नए मंगल हो रहे हैं और आनंद के बधावे बज रहे हैं। 14 लोक रूपी बड़े भारी पर्वतों पर पुण्य रूपी मेघ सुख रूपी जल बरसा रहे हैं। इतना ही नहीं, जब प्रभु श्री राम विवाह करके आए, महाराज दशरथ चारों बहुओं को लेकर घर आए, तब गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं, सुमन वृष्टि नभ संकुल भवन चले सुख कंद, चढ़ी अटारिन देखही नगर नारी नर वृंद। अर्थात आनंद कंद श्री रामचंद्र जी अपने महल को चले और आकाश फूलों की वृष्टि से छा गया। नगरवासी नारी और नर छतों पर चढ़कर इस दिव्य भव्य और अलौकिक स्वरूप के दर्शन कर रहे हैं। अभी तक आपने चमड़े और प्लास्टिक से तैयार चप्पलों को देखा होगा, लेकिन अब गोबर से बनी चप्पलें भी आपको बाजार में देखने को मिलेंगी। ये रिपोर्ट देखिए। फिरोजाबाद में रहने वाले एक शख्स ने गोबर से चप्पल बनाई है। सुनने में थोड़ा अटपटा लगेगा, लेकिन है कुछ ऐसा ही। सामान्य तौर पर चमड़े, प्लास्टिक और कपड़े से तैयार चप्पल जूते का लोग इस्तेमाल करते हैं, लेकिन यहाँ गाय के गोबर से फैब्रिक निकालकर उसे कपड़े की तरह बनाया गया है। फिर उसकी सिलाई कर चप्पलों का आकार दिया गया है। आखिर ऐसी चप्पलों को बनाने के पीछे की सोच क्या रही, ये सुनिए। ये चप्पल के विषय की बात है तो ये देसी गौ माता के गोमे से सेलेरी निकाल के उसमें से फैब्रिक अलग करके, जहाँ पर जरा भी रेशा मिट्टी का नहीं है, जरा भी रेशा उसमें धूल कड़ घास फूस का नहीं है, उसको निकाल के फिर एक फैब्रिक कपड़ा बनाया, कपड़ा से फिर ये चप्पल तैयार की है। गोबर से बनी ये चप्पलें बेहद हल्की और आरामदायक बताई गई हैं। पानी में गीली होने पर जल्दी खराब नहीं होने की बात भी कही जा रही है। इन चप्पलों की कीमत 600 रुपए प्रति जोड़ी है। ड्यूरेबिलिटी है इसमें, लेकिन ऐसा कहेंगे कि फैब्रिक कपड़े से बन नहीं है, तो कपड़े को कपड़े के तरीके से रखना है और ये लंबे समय चलती है, ऐसा नहीं है। और इसकी आज के हिसाब से जो कीमत है वो लगभग 600 रुपये आ रही है। इतना ही नहीं, चप्पलों को पहनने से डायबिटीज जैसी बीमारी के कम होने का भी दावा किया गया है। फिरोजाबाद से देवेंद्र सिंह चौहान की रिपोर्ट, न्यूज़ 18 यूपी उत्तराखंड। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बेटे डोनाल्ड ट्रंप जूनियर और उनकी पत्नी ने जामनगर में बने वनतारा का दौरा किया। वहां अनंत अंबानी और राधिका मर्चेंट ने उनका खास स्वागत किया। ये दौरा न केवल निजी मुलाकात थी, बल्कि इसका उद्देश्य ट्रंप जूनियर को भारतीय संस्कृति और परंपराओं से अवगत कराना भी था। रिलायंस ग्रीन्स पहुंचने पर विदेशी मेहमानों को सीधे मंदिर ले जाया गया, जहां डोनाल्ड ट्रंप जूनियर और उनकी पत्नी ने गणपति बप्पा की मूर्ति पर श्रद्धापूर्वक फूल अर्पित किए और उसके बाद उन्होंने अनंत अंबानी के साथ मिलकर गणपति बप्पा के चरण स्पर्श भी किए।
धार्मिक अनुष्ठान पूरा करने के बाद रात में वो अंबानी परिवार के मेहमान बने। अंबानी परिवार ने मेहमान नवाजी के साथ ही डोनाल्ड ट्रंप जूनियर और उनकी पत्नी को भारतीय संस्कृति के जीवंत रंग दिखाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। मेहमानों को गरबे के रास से दिखाने के लिए एक विशेष गरबा मंडली भी बुलाई गई। गरबे की एनर्जी और ताल किसी को भी थिरकने पर मजबूर कर सकती है और ये बात उस समय सच साबित हुई जब अनंत अंबानी ने जूनियर ट्रंप को गरबे की धुन पर डांस करवाया। अनंत अंबानी और राधिका मर्चेंट ने भी इस दौरान गरबा किया, जिसमें डोनाल्ड ट्रंप जूनियर और उनकी पत्नी ने उनका साथ दिया। ट्रंप जूनियर के साथ आए कई अन्य विदेशी मेहमान भी गरबे के रंग में नजर आए। रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के चेयरमैन मुकेश अंबानी और रिलायंस फाउंडेशन की चेयरपर्सन नीता अंबानी ने पूरे परिवार के साथ गिर में एक शिव मंदिर का उद्घाटन किया। इस दौरान आरती से लेकर श्लोकों के दिव्य जाप ने पूरे माहौल को भक्तिमय कर दिया। मंदिर के उद्घाटन कार्यक्रम में क्रिकेटर MS धोनी, सचिन तेंदुलकर समेत बॉलीवुड की कई हस्तियां मौजूद रहीं। सुप्रदेव हे महेश्वरा